कि इस वाले सेशन में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग एक युद्ध के बारे में पढ़ने वाले हैं जो ब्रिटिश और नेपाल के बीच में हुआ था। और अवध का जो उस समय एक्विजिशन किया गया उसके संबंध में देखेंगे। बेहद इंटरेस्टिंग है। एक तरफ जब नेपाल की बात करते हैं तो नेपाल की तरफ से लड़ने वाले थे गोरखा योद्धा। जब भी आप ये गोरखा का नाम सुनोगे ना, कोई भी आपने वॉर रिलेटेड मूवी देखी हो, आपने 100% गोरखा के बारे में जरूर सुना होगा। जो इंडो पाकिस्तान के बीच के वॉर जो हुए, इनके ऊपर बेस्ड सारी मूवीज में आपको मिलेगा। ठीक है, जबरदस्त योद्धा होते हैं, दुनिया में इनकी एक अलग पहचान है। ठीक है, ये पहाड़ों में रहते थे और पहाड़ों की तरह ही ये मतलब अ, खड़े रहते थे। मतलब इनसे फाइट करना लगभग इम्पॉसिबल है। और आज की डेट में भी इनकी उतनी ही साख है जितनी एक टाइम पर जब ये एंग्लो नेपाल वॉर हुआ उस टाइम पर थी। ठीक है, और दूसरी तरफ थी आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी। इसको ये लगता था कि अब हम इतने सारे कंट्रीज को जो है हमने घुटनों पे ला दिया, तो ये क्या चीज है, इनको भी कर ही लेंगे। लेकिन गोरखा लड़ाकों ने जो है इनको अंग्रेजों को घुटनों पर ला दिया था। और आज हम इसी के संबंध में सारी चीजें देखेंगे। लॉर्ड हेस्टिंग्स को पढ़ेंगे, हम बात करेंगे एंग्लो नेपाल युद्ध की और अवध का एक्विजिशन यानी कि अवध का अंत कैसे हुआ इसके संबंध में। ठीक है, सबसे पहले यहां पर हम बात करते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स की। पहले हम जानकारी लेते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स के संदर्भ में। 1813 से लेके 1813 से लेके 1823 तक का इनका पूरा टेन्योर रहा था जब इन्होंने जो है ये शासन किया। पॉलिसी इनकी क्या थी, इंटरवेंशन की थी और वॉर की थी, यानी कि हस्तक्षेप करो और लड़ाई करो, ये इनकी पॉलिसी थी। इसका परिणाम था आपका एंग्लो नेपाल युद्ध, जो कि आपका 1814 से लेके 1816 के बीच में हुआ था। जैसे इनसे पहले जो गवर्नर जनरल हुए वेलेजली, उनका भी इसी तरीके का था। उनका भी ये सीधा थॉट प्रोसेस था कि भाई ज्यादा से ज्यादा एरिया जो है वो एक्वायर कर लो और ब्रिटिश एम्पायर में उसको मिला दो, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उसके साथ उसके अंडर ले आओ। तभी आपने देखा होगा लास्ट सेशन में हमने बात करी थी मैसूर के संदर्भ में। सो मैसूर का एक्विजिशन उनके टाइम पर हुआ था। सो उसी के पदचिन्हों पर ये भी चल रहे थे। अब यहाँ पर इनके पूरे ड्यूरेशन में दो चीजें इंपॉर्टेंट थी, दो इवेंट इंपॉर्टेंट थे। एक था आपका एंग्लो नेपाल वॉर और दूसरा था अवध की बर्बादी, कहें या फिर हम कहें तो अवध का ब्रिटिश साम्राज्य, या फिर हम कहें तो सॉरी ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब उस समय तक तो ब्रिटिश साम्राज्य नहीं कहा जा सकता क्योंकि डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर सारी चीजें नहीं गई थी। अभी ईस्ट इंडिया कंपनी का ही खेल चल रहा है। ठीक है, सो ये जो दूसरा इवेंट हुआ था, सो एक एक करके यहाँ पर दोनों चीजों को समझते हैं। सबसे पहली बात ये समझते हैं कि आखिर ये लड़ाई हुई क्यों। मतलब ये जो एंग्लो नेपाल युद्ध हुआ तो क्यों हुआ। हमेशा देखो वर्ल्ड में जो युद्ध हुए हैं वो बेसिकली रिसोर्सेज को एक्वायर करने को लेकर हुए हैं। ठीक है, एक तरफ थे हिमालय पर राज करने वाले गोरखा, जो एक साधारण सी खुरकी खुकरी लेके चलते हैं और जान देने का जज्बा होता है, लड़ने से डरते नहीं, ऊंचे पहाड़ों पर लड़ाई करने की उनकी एक अलग मतलब टैलेंट है उनका, और जबरदस्त टैलेंट है, उसे कोई आज तक चैलेंज कर नहीं पाया। ठीक है, और दूसरी तरफ थे ब्रिटिश। इनका भी ये काम था कि यार ज्यादा से ज्यादा जो है जमीन एक्वायर की जाए, और तराई का जो एरिया था, जो जमीन थी, उस पर ये जो है पूरा उत्तर भारत की जो तराई की जमीन थी उस पर कब्जा करना चाह रहे थे। सो ऑब्वियस सी बात है, जब दो लोगों का सेम रिसोर्स पर दावेदारी की चीज होगी तब यहाँ पर फाइट तो होनी ही है। ठीक है, उसी का परिणाम था कि 1814 में ये जो युद्ध है वो शुरू हुआ। अब युद्ध की बात करें, युद्ध में एग्जैक्टली हुआ क्या। अंग्रेजों ने सोचा बस कुछ ही महीने की बात है। जैसे अगर आज की डेट में आप देखो तो यूएसए जो है जबरदस्ती ईरान पर हमला करे जा रहा है, और उसको स्टार्टिंग में ये लगा कि ईरान के दो चार लोग मार देंगे, टॉप लीडर मार देंगे, ईरान अपने कब्जे में आ जाएगा, सारा ऑयल रिसोर्स, सारा जो गैस रिसोर्स है वो हमारा हो जाएगा, और इसी मंशा के साथ में वो आगे बढ़ रहा है। ठीक है, बट अभी तक आज 23-24 दिन हो गए, जबरदस्त हार का सामना करना पड़ रहा है यूएसए को। और ईरान हारेगा नहीं, ये 100% है। रीजन बीइंग कि उसके पीछे चाइना और रशिया, मतलब बैक ऑफ द कर्टन, वो भी साथ में है। तो ये जो इतना आसान इन्होंने समझा था वो उतना आसान है नहीं। सिमिलरली ऐसा पास्ट में हो चुका है। जब हम एंग्लो नेपाल वॉर के बारे में बात करेंगे तो अंग्रेजों को यही लगा कि इतना सब कुछ हमने जीत लिया तो ये क्या चीज है, इनको भी हम जीत ही लेंगे। ठीक है, अब भाई ऑब्वियस सी बात है कि पहाड़ों में उस टाइम पर तोपे लेके जाना कोई मतलब नहीं है, रसद तुम वहां पर पहुंचा नहीं सकते, बड़ी मुश्किल से पहुंचेगी। और गोरखा जो थे ये गुरिल्ला युद्ध करते थे मतलब ऐसा नहीं कि सामने सेना खड़ी हुई है तो जाओ लड़ लो।
एकदम से आएंगे, मारेंगे, भाग जाएंगे। अब उनसे कैसे तुम वो करोगे? सो कई बार अंग्रेजों को बहुत बुरी तरीके से जो है यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ा। और इस युद्ध के बाद जो है अंग्रेजों ने गोरखाओं की जो वीरता थी इसका लोहा मान लिया और इतना उसका सम्मान करा कि उन्होंने अपने उसमें जो है गोरखा रेजिमेंट बनाई, जो आज भी आप देखोगे तो भारतीय और ब्रिटिश सेना में है गोरखा रेजिमेंट। मतलब इनसे पार पाना अंग्रेजों को समझ में आ गया कि भैया इनसे पार नहीं पा सकते। सो ऑब्वियस सी बात है, फिर ट्रीटी तो करनी थी, तो उसी का परिणाम था भैया सुगौली की ट्रीटी हुई 2 दिसंबर 1815 को। और फाइनली इसको मंजूरी दी गई 4 मार्च 1816 को। सो ये जो सुगौली की ट्रीटी है ये अंग्रेजों और ब्रिटिश के बीच में हुई, समझ रहे हैं? सो इस ट्रीटी में क्या हुआ, यहां पर थोड़ी सी बात और समझ लेते हैं। ट्रीटी के संदर्भ में सीधा था कि जमीन छोड़ दो, ठीक है, अंग्रेजों को जमीन छोड़नी पड़ी, कुमाऊं, गढ़वाल, सिक्किम, तराई का एरिया सब छोड़ना पड़ा। विदेश नीति, ये ब्रिटिश रेजिडेंट जो था वो काठमांडू में बैठेगा, ये इसके अंदर था। और गोरखा सेना मतलब ब्रिटिश सेना में भर्ती होगी गोरखा लड़ाकों की। सो ये इस ट्रीटी के अंदर था, ठीक है। परिणाम फाइनली क्या हुआ कि नेपाल स्वतंत्र रहा, उस पर मतलब अंग्रेजों ने कभी भी अधिकार करने की कोशिश नहीं करी, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा सिमट गया। नेपाल एकमात्र ऐसा देश रहा जो अंग्रेजों का उपनिवेश कभी नहीं बना। रीजन कौन थे? रीजन थे गोरखा, गोरखा लड़ाके। अगर ये ना होते तो ऑब्वियस सी बात है कि नेपाल भी उनके अंडर आ ही जाता। 2 दिसंबर 1815 को इसको ट्रीटी को लिखा गया और फाइनली जो है 4 मार्च 1816 को इसको मंजूरी दे दी गई। चलो, इसके बाद आगे यहां पर हम देखते हैं आपका अवध के एक्विजिशन के बारे में। अवध का जो ब्रिटिश रेजिडेंट था 1854 में स्लीमन के स्थान पर जेम्स आउटरम, इनको जो है अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट बनाया गया। आउटरम की रिपोर्ट को ही फरवरी 1856 में अवध के अधिग्रहण का आधार बनाया गया। अब ये जो ब्रिटिश रेजिडेंट होता था ये एग्जैक्टली जासूस की तरह काम करता था। मतलब आपके घर में हम कोई समझो किराएदार रखते हैं, ठीक है, और वो किराएदार मतलब उस किराएदार को भी पैसा आप ही दोगे इस सेंस में था ये, कि जितना सब कुछ है जो ब्रिटिश रेजिडेंट रखा जाएगा तो उसका सारा खर्चा वर्चा आपको ही उठाना है। और वो एक जासूस की तरह काम करता था कि तुम्हारे यहाँ क्या कुछ हो रहा है, सारी चीजें जो है पता चलती रहती थी। सो अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि अवध जो है काफी समृद्ध था, शानदार था, नवाबों की नगरी कहा जाता था। लखनऊ की तहजीब, बिरयानी, कबाब आज भी इतना मशहूर है, ठीक है, उस टाइम पर भी ऐसा ही था। अंग्रेजों की नजर इस पर बहुत पहले से थी, बहुत पहले से अंग्रेज चाहते थे कि अवध को किसी तरीके से जो है मिला लिया जाए ब्रिटिश एम्पायर में, या फिर हम कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी ये चाहती थी कि हमारे अंडर में रहे। ब्रिटिश रेजिडेंट होता क्या था इसको भी समझ लेते हैं। तो एक अंग्रेजी अधिकारी होता था नवाब के दरबार में दोस्त बनकर बैठता था, ठीक है, देखने में वो राजदूत था लेकिन वो काम कैसा करता था, एकदम जासूस की तरह, सलाहकार की तरह, और दबाव डालता था कि नहीं तुम्हें ऐसा करना है, ऐसा करना ही पड़ेगा, समझ रहे हैं? 1854 में क्या चेंजेस आए, जो अभी हमने बात करी कि स्लीमैन, स्लीमैन के स्थान पर किसको भेजा गया? जेम्स आउटरम को, कि बेटे जाओ तुम यहां पर काम करो। आउटरम बहुत ही चालाक अफसर था, उसने अवध का पूरा दौरा किया, नवाबों की एक मतलब क्या अव्यवस्था है उस पर एक रिपोर्ट तैयार करी। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो इसने अपने हिसाब से करी ताकि यहाँ पर जो है अवध को एक्वायर करा जा सके, समझ रहे हैं? और 1856 में फाइनली फरवरी 1856 में अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। नवाब वाजिद अली शाह, इनको लखनऊ से निकालकर जो है कलकत्ता भेज दिया गया। सो ये सारी चीजें यहाँ पर चली हैं, ठीक है। चलो, इसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है आपका लॉर्ड डलहौजी के संदर्भ में, और इस वाले को समझेंगे कल, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी को हम कल समझने वाले हैं। 1848 से लेके 56 के बीच में क्या कुछ हुआ इनके ड्यूरेशन में जब इनका शासन चल रहा था। सो इस सब को देखेंगे। बाकी ये जो आप नोट्स देख रहे हो ये घटना चक्र के समराइज्ड नोट्स हैं, आप इनको ले सकते हो, सब्जेक्ट वाइज भी ले सकते हो। अदरवाइज आई सजेस्ट यू कि आप फुल लेंथ कोर्स में एनरोल करवाओ ताकि ये सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स आपके पास रहें, और सिर्फ 1000 रुपीज में आप जो है कोर्स में एनरोल करवा सकते हो। दैट इज वेरी इजी टू बाय, कोई भी ले सकता है। यूपीपीसीएस, समीक्षा अधिकारी, बीईओ, इन सब के लिहाज से एकदम अप टू डेट नोट्स हैं, मतलब कोई आपको समस्या नहीं होनी। मल्टीपल टाइम्स आप पढ़ सकते हो, यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ एक एक चीज, आप यहाँ पर समझ भी सकते हो, ठीक है। सो
एंड करते हैं आज के अपने सेशन को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।